हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक नया टॉपिक। टॉपिक तो सर आपने लिखा ही नहीं है, यहां पर टॉपिक का तो नाम लिखा ही नहीं है। हाँ जनाब, आज हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करेंगे। आज हम जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसकी एक रिवीजन क्लास ये आपकी रहने वाली है। मैराथन टाइप आप इसको बोल सकते हो। और लास्ट में कमेंट करके बताना कि हाँ सर ऐसी क्लास भी जरूर लेकर आया करो। आपके लिए क्या ये फायदेमंद है या नहीं है, जरूर बताना मेरे को कमेंट करके। तो आज मेरे मन में नहीं था कि आपको आगे अलग से कोई टॉपिक पढ़ाऊं, बजाय कि ये था कि जितना पढ़ाया है उसको एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि सीधे आपके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे बताऊंगा मैं यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है ना जितना भी मैंने पढ़ाया है उसकी एक एक बात यहां रिवाइज करवा दूं। उसमें से जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है उनके बारे में बातें करेंगे, ठीक है। तो चलो कहानी को शुरुआत करते हैं। क्या कुछ कहानी है, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया है इंडियन ज्योग्राफी में बिल्कुल पहली क्लास से लेकर, यानी कि मैंने पढ़ाया व्हाट इज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी क्या है, वहां से लेकर फिर पढ़ाया मैंने इसकी ब्रांच क्या है, इसके फादर कौन है। फिर भारत के बारे में हमने बातें की थी कि भारत की लोकेशन कहां पे है, भारत की रैंकिंग क्या है, एरिया में रैंकिंग क्या है पूरी दुनिया में, और पॉपुलेशन में तो पता ही है पहले पर आ गया है भारत। और फिर हमने बातें की थी साइज ऑफ इंडिया या लोकेशन ऑफ इंडिया कि ग्लोब पर हमारा प्यारा भारत कहां पर प्रेजेंट है। और फिर हमने स्टार्ट किए थे भारत के आइलैंड्स पढ़े हैं, फिर हिमालय पर्वत हमने पढ़ा है, और बहुत सारी चीजें हमने स्टैटिक में पढ़ी हैं, बहुत सारी चीजें हमने स्टैटिक में पढ़ी है। तो चलो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि जो सैडल पीक नाम की चोटी है वो कहां पर है। सैडल पीक नाम की चोटी, सैडल पीक जो चोटी है वो आपकी अंडमान एंड निकोबार में पड़ती है, अंडमान और निकोबार में पड़ती है। और जो सैडल पीक चोटी है वो आपकी नॉर्थ अंडमान पे स्थित है और 732 मीटर इसकी ऊंचाई है, 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। और सैडल पीक नाम का आपका नेशनल पार्क भी है, आपका नेशनल पार्क भी है। और नेशनल पार्क से क्वेश्चन अगर पूछ ले तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है आपका हेमिस नेशनल पार्क है। कहां पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा? लद्दाख में पड़ेगा। और भारत का अगर आपसे सबसे छोटा नेशनल पार्क पूछ ले, सबसे छोटा नेशनल पार्क पूछ ले तो हो जाएगा आपका साउथ बटन हो जाएगा। ये कहां पड़ेगा? ये अंडमान निकोबार के अंदर ही पड़ेगा। अंडमान निकोबार के अंदर आपके 10 से 11 नेशनल पार्क हैं। नॉर्थ बटन है, मिडल बटन है, साउथ बटन है, आपका सैडल पीक है, आपका माउंट मणिपुरी है। ये बातें भी ध्यान रख लेना कि जो माउंट मणिपुरी नाम का नेशनल पार्क है, माउंट मणिपुरी नाम का नेशनल पार्क कहां पर पड़ेगा? आपका अंडमान और निकोबार में पड़ेगा, अंडमान और निकोबार में पड़ेगा। पहले इसका नाम था माउंट हैरियट, लेकिन इसका नाम अब हो गया है माउंट मणिपुरी। क्यों हो गया है? क्योंकि 1891 में 1891 में एक युद्ध हुआ था, एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में मणिपुर के एक राजा थे, महाराजा कुलचंद्र ध्वज। उनको वहां पर एक कालापानी जेल है अंडमान निकोबार के अंदर, वहां पर उनको गिरफ्तार करके रखा गया था। और वो मणिपुर से बिलोंग करते थे, इसीलिए केंद्र सरकार ने क्या किया, इस नेशनल पार्क का नाम करके उन महाराजा के नाम पर रख दिया गया है, उनको सम्मान देने के लिए। तो माउंट मणिपुरी नेशनल पार्क कहां है? अंडमान निकोबार के अंदर। और अंडमान निकोबार हमारा क्या है? हमारा यूटी है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 से पहले अंडमान निकोबार ही भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया। अलग अलग दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए ना, जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग बना दिया है और जम्मू एंड कश्मीर अलग बना दिया है। तो उसके बाद से जो आपका अंडमान और निकोबार है वो आपका किस नंबर पे आ गया है? 3rd नंबर पे आ गया है, तीसरे नंबर पर आ गया है आपका किसमें? एरिया में केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार। सभी की रैंकिंग एक बार बता दूं तो पहले पे कौन है? पहले पे जो है आपका वो है आपका लद्दाख, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे पर है जम्मू एंड कश्मीर। तीसरे पर है आपका अंडमान और निकोबार। चौथे पर है आपकी दिल्ली, दिल्ली है दिल वालों की नहीं है भाई साहब, दिल्ली सभी की है।
ये किसी ने पता नहीं कैसे बातें जोड़ दी है कि सर दिल्ली दिल वालों की है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उन पर सबका बराबर अधिकार है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिलेगी आपके कि केंद्र शासित प्रदेशों का महत्व, क्लास नंबर 2 या पता नहीं क्लास नंबर 3 मिलेगी, आप जाकर देख सकते हो। 5वें नंबर पर कौन आएगा? 5 ही तो नाम है, दादरा नगर हवेली और दमन व दीव। दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली और यहीं पर लिख लेना आप दमन एंड दीव। और 6ठे नंबर पे आ जाएगा आपका पुदुचेरी, 6ठे नंबर पर आ जाएगा पुदुचेरी, 7वें पर आ जाएगा आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ और 8वें पर आ जाएगा आपका लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप से याद रख लेना, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा यूटी किसमें भी है? आपका जनसंख्या में भी सबसे छोटा है, जनसंख्या में भी सबसे छोटा है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। और 1956 में इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया है और 1956 में अंडमान और निकोबार को बनाया है। अंडमान और निकोबार को भी कब बनाया? 1956 में बनाया है। और लक्षद्वीप के अंदर सबसे ज्यादा वन प्रतिशतता है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछ ले तो सबसे ज्यादा क्या है? वन प्रतिशतता है, वन प्रतिशतता सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप के अंदर। और वन प्रतिशतता अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य में पूछ ले, किसी राज्य में पूछ ले तो मिजोरम में है, तो मिजोरम में है। और मिजोरम से याद आया कि आपने पढ़ा है हिमालय, अभी हिमालय की क्लास आई है ना, तो मिजोरम के अंदर कुछ पहाड़ियां थी। कौन सी पहाड़ियां थी? जो शिवालिक का भाग थी। कौन सी थी? जो शिवालिक का पहाड़ी भाग थी। और मिजोरम में उनको कहा जाता था मिजो पहाड़ी, या उनको कहा जाता था लुसाई की पहाड़ी, लुसाई की पहाड़ी। ये किसका भाग थी? शिवालिक हिमालय का भाग थी। और शिवालिक क्या है? जो शिवालिक क्या है वो है शिवालिक हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला है और सबसे आप कह सकते हो सबसे निचली पर्वत श्रृंखला है, सबसे निचली पर्वत श्रृंखला है, सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। और शिवालिक हिमालय पे क्या पाए जाते हैं? दून और द्वार नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। और दून और द्वार से शहर बन गए हैं आपका, दून से देहरादून बन गया है और द्वार से आपका हरिद्वार बन गया है। इतनी सी बात याद रखेंगे। और आपसे अगर पूछ ले अंडमान निकोबार के अंदर अगर पूछ ले तो लोकसभा की सीटें कितनी है? लोकसभा की सीटें कितनी है? 1 सीट है लोकसभा की। और अब हाल ही में 2024 के अंदर आपके लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं मोदी जी, जो दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने तीसरी बार शपथ लिए। पहले ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और 2024 में दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, जो तीसरी बार जिन्होंने शपथ ली है। और ये आपकी कौन सी लोकसभा थी? ये आपकी 18वीं लोकसभा थी। कौन सी लोकसभा थी? 18वीं लोकसभा थी। और 18 के डिजिट बदल दो, यानी कि 81वां जो अनुच्छेद है उसके तहत हमारे संविधान में लोकसभा के गठन और उसकी संरचना का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 81 में। और इस लोकसभा में, इस वाली लोकसभा में यहां लिख देता हूं, इस वाली जो लोकसभा ये चुनी गई है, इसमें जो आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष चुना गया है, लोकसभा का जो अध्यक्ष चुना गया है वो ओम बिड़ला है। ओम बिड़ला चुने गए हैं। और ओम बिड़ला पिछले वाली लोकसभा में भी यही थे। ओम बिड़ला कहां से? राजस्थान से है। और राजस्थान से पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा से पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, नहीं राजस्थान से पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं ओम बिड़ला। तो इस बार भी यही चुने गए हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे तो जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर थे। ये बात याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, अगर आपसे पूछ ले पहली महिला अध्यक्ष तो कौन थी? मीरा कुमार। देखो कुमार होते हुए भी ये कुमारी थी, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपको कोई जेंट्स होगा, लेकिन मीरा कुमार पहली महिला अध्यक्ष रही हैं किसकी? लोकसभा की। और मीरा कुमार के बाद दूसरी लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन ये रही हैं। और आप एक बात और याद रख सकते हो, मीरा कुमार किसकी बेटी हैं? जगजीवन राम की बेटी हैं, जगजीवन राम की बेटी हैं। और जगजीवन राम कौन रहे हैं? भारत के पहले फर्स्ट लेबर मिनिस्टर रहे हैं, फर्स्ट लेबर मिनिस्टर रहे हैं, पहले श्रम मंत्री रहे हैं। और सबसे लंबे समय तक कैबिनेट में मंत्री रहने वाले भी रहे हैं, 32 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे हैं ये जगजीवन राम। और जगजीवन राम की समाधि स्थल का नाम है समता स्थल। समता स्थल याद ऐसे रखेंगे कि पूरे जीवन भर आपको समानता का अधिकार दिया गया है,
समानता का अधिकार दिया गया है ना भाई, जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, और समानता के अधिकार की बातें की गई है अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में बातें की गई हैं। ये क्या है आपका, ये आपके मौलिक अधिकार हैं, है ना, मौलिक अधिकार है जो किसी भी भारतीय नागरिक को यहां पर जन्म लेते ही अपने आप मिल जाएंगे। और मौलिक अधिकारों का जिक्र हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। भाग अगर आपसे पूछ ले, भाग 3 में ये बातें की गई हैं। और मौलिक अधिकार लिए कहां से गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। और अमेरिका से ही क्या लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। और अगर आपसे पूछ ले कि जुडिशियल रिट कहां से लिया गया है, जुडिशियल रिट कहां से लिया गया है, तो जुडिशियल रिट लिया गया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में एक शब्द छिपा है, रिट। 5 प्रकार के रिट जारी करता है ना आपका, सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है। क्लियर है कहानी। अब हाई कोर्ट से बातें याद आई कि जो अंडमान निकोबार हम पढ़ रहे थे वो किस हाई कोर्ट के अधीन आता है, तो अंडमान निकोबार आपका कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन आता है, कलकत्ता हाई कोर्ट के अधीन आता है। अगर आपसे पूछ ले जो लक्षद्वीप है वो किस हाई कोर्ट के अधीन आता है, वो केरला हाई कोर्ट के अधीन आता है, केरला हाई कोर्ट के अधीन आता है। पुदुचेरी अगर आपसे पूछ ले किस हाई कोर्ट के अधीन आता है, तो मद्रास या चेन्नई हाई कोर्ट के अधीन आता है, चेन्नई हाई कोर्ट के अधीन आता है। दादरा नगर हवेली पूछ ले, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव पूछ ले किसके अधीन आता है, ये आता है आपका बॉम्बे हाई कोर्ट के अधीन आता है। और बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास सबसे पुराने क्या हैं, हाई कोर्ट हैं। आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री के अंदर। क्लियर है कहानी, इतनी सी बातें याद रखेंगे। उसके बाद फिर आप और कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, आप अंडमान निकोबार से ले लेते हैं कोई भी क्वेश्चन, या लक्षद्वीप से ले लेते हैं, या जो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया क्या, हिमालय। चलो हिमालय से पढ़ लेते हैं कुछ। हिमालय जो है वो दुनिया का सबसे नया पर्वत है, हिमालय जो है दुनिया का सबसे नया पर्वत है, जिसमें 4 रेंज आई आपकी। एक आपका आया ट्रांस हिमालय, फिर आया था आपका क्या, ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आया था आपका मिडल हिमालय, और उसके बाद फिर आया है आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और ट्रांस हिमालय क्या है, ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, ये अंगारा लैंड का भाग है। यानी कि ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के भी निर्माण से पहले हो चुका है। और ट्रांस हिमालय पे मुख्यतः क्या बताया मैंने, ट्रांस हिमालय पर मैंने आपको बताया कि ट्रांस हिमालय पर है ना 3 ऐसे रेंज आई थी। इसका नाम था काराकोरम, काराकोरम रेंज, इसका नाम था लद्दाख रेंज, और इसका नाम था जास्कर रेंज। और लद्दाख रेंज की एक बातें मैंने बताई थी, सबसे ऊंची चोटी थी इसकी स्टोक कांगरी, स्टोक कांगरी चोटी, जो इस लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। और स्टोक कांगरी चोटी आपकी हेमिस नेशनल पार्क में पड़ती थी। और हेमिस भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हेमिस भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और काराकोरम चोटी पर क्या है, K2 चोटी है, K2 इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन इसी को बोलते हैं। और K2 या गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी फर्स्ट है। कहां पड़ेगी, पीओके में पड़ेगी। कहां पर पड़ेगी, पीओके में पड़ेगी। लेकिन अगर पूछ ले आपसे कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपकी कंचनजंगा हो जाएगी, तो आपकी कंचनजंगा हो जाएगी। कंचनजंगा कहां पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है जनाब। और सिक्किम जो राज्य है वो 1975 में बना है, 36वें संविधान संशोधन के तहत 1974 में इसको सह राज्य का दर्जा दिया था, इसको को हेल्पर का दर्जा दिया था, को हेल्पर स्टेट का। लेकिन इसको फिर अगले ही साल पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया है। यहां पे ये कंचनजंगा, और जो कंचनजंगा जो नेशनल पार्क भी है इस नाम से। और ये नेशनल पार्क आपका किस में शामिल है, ये नेशनल पार्क शामिल आपका यूनेस्को में। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो कहां पर है, पेरिस में। और पेरिस अगर आपसे पूछ ले किस नदी के तट पे, पेरिस भाई साहब सीन नदी के तट पे। और अगर आपसे पूछ ले पेरिस से बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है पेरिस आजकल, क्यों चल रहा है, क्योंकि इस साल 2024 में पेरिस में क्या होंगे, पेरिस में होंगे जनाब ओलंपिक। क्या होंगे, ओलंपिक, दुनिया के सबसे बड़े इवेंट है, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट ओलंपिक 2024 में। जो पेरिस है वो किसकी राजधानी, पेरिस आपकी फ्रांस की राजधानी है। किसकी राजधानी, फ्रांस की राजधानी है। और कब से शुरू होंगे, 26 जुलाई से शुरू होंगे
और आपके 11 अगस्त तक चलेंगे। 26 जुलाई से शुरू होंगे, 11 अगस्त तक चलेंगे। और अब की बार 2033 में न 2024 में ये 33वां संस्करण रहेगा, ये 33वां संस्करण रहेगा ओलंपिक का। और ओलंपिक से बातें याद रखो तो 1896 में ओलंपिक की पहली बार शुरुआत की गई थी। ओलंपिक की शुरुआत की गई 1896 में, खेले गए थे। कहां पर खेले गए थे? यूनान देश है एक, यूनान देश की राजधानी है एथेंस, एथेंस वहां पर खेले गए थे। ग्रीस देश जिसको बोलते हैं आप, वहां पर खेले गए थे। और इससे पहले की बातें आप याद रखो तो 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया था। कब? 23 जून को, 23 जून को गठन किया गया था। और अगर आपसे पूछ ले कि इन मॉडर्न ओलंपिक के जनक कौन हैं, तो मॉडर्न ओलंपिक के जनक हैं आपके पियरे डी कुबार्टिन, पियरे डी कुबार्टिन, पियरे डी कुबार्टिन, ये जनक रहे हैं इसके मॉडर्न ओलंपिक के। मैंने आपको ओलंपिक पढ़ाया है बहुत अच्छे से, बिल्कुल डिटेल में बातें की हैं। ओलंपिक का पूरा 100 साल का इतिहास बताया है, भारत का एक एक ओलंपिक का इतिहास बताया है, एक एक खिलाड़ी के बारे में बातें बताई हैं कि कौन सा खिलाड़ी कम मेडल लेके आया, क्या कुछ कहानी आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। और 23 जून को मनाया जाता है क्या? ओलंपिक डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ओलंपिक डे। इससे नीचे तो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, ठीक है। बता दो मेरे को दायरा, यहां तक ठीक है, लिमिट में है, यहां तक हम, यहां नहीं है भाई साहब, बता देना, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पे? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड का एक शहर है लुजाने, स्विट्जरलैंड का एक शहर है लुजाने, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और स्विट्जरलैंड का ये एक शहर है ग्लैंड, ग्लैंड, और ग्लैंड में मुख्यालय है IUCN। IUCN क्या है सर? IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय कहां है? इसका भी मुख्यालय इसी में है, स्विट्जरलैंड का शहर है ग्लैंड वहां पे। और लुजाने में है किसका? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। और भारत ने पहली बार इसमें ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया? भारत ने 1920 में पहली बार पार्टिसिपेट किया। हालांकि 1900 में गए थे, लेकिन वो एक खिलाड़ी थे जो एंग्लो इंडियन थे, उनके जो मेडल हैं वो भारत के ऑफिशियली नहीं माने जाते, ठीक है। इसीलिए भारत ने ऑफिशियली कब पार्टिसिपेट किया है? 1920 में पार्टिसिपेट किया है। और फिर भारत का पहला मेडल आया 1928 में। किस में आया है? हॉकी में आया है, हॉकी में आया है। फिर उसके बाद 32 में फिर हॉकी में, 36 में फिर हॉकी में। ये तीनों ही मेडल किसने दिलवाए हैं? मेजर ध्यानचंद ने दिलवाए हैं। और मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर कहो या बेटे कहो, बेटे से बेटन कप, तो हॉकी में दिया जाता है बेटन कप। और मेजर ध्यानचंद के नाम से हमारा दिल्ली के अंदर क्या है आपका? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है। और इसी स्टेडियम के अंदर भारत में पहली बार हुए थे क्या? 1951 में एशियन गेम्स हुए थे। एशियन गेम्स मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में हुए थे। भारत में 2 ही बार हुए हैं एशियन गेम, इनकी शुरुआत ही यहीं से हुई थी, ये पहला संस्करण था। 51 में हुए हैं, 51 ही मेडल आए हैं भारत के, 51 ही मेडल आए हैं भारत के। और जिसमें से आपका पहले नंबर पर कौन रहा है? जापान रहा है। और फिर दूसरी बार हुए हैं 1952 में, और 1952 नहीं भाई साहब, 1982 में हुए हैं। और 1982 में पीएम थी आपकी इंदिरा गांधी, और 51 में पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। और 1982 में स्थापना किसकी कर दी गई है? नाबार्ड की स्थापना कर दी गई है। नाबार्ड क्या है? किसानों को कृषि क्षेत्र में पैसे मुहैया कराने वाली एक बहुत बड़ी संस्था है, एक बहुत बड़ा बैंक है। उसकी स्थापना भी 1982 में की गई है। क्लियर है कहानी? उसके बाद ये बातें याद रखनी है। अगर ओलंपिक से और 2-4 क्वेश्चन बताऊं, ओलंपिक में पहला गोल्ड कब आया? ओलंपिक में पहला गोल्ड, ओलंपिक में फर्स्ट जो गोल्ड आया है वो कब आया है? हमने जो आज तक गोल्ड जीते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में, वो 2 ही जीते हैं, दो ही जीते हैं। पहला जीता हमने 2008 में। 2008 का ओलंपिक कहां हुआ था? बीजिंग में हुआ था। और ये किसने जीता? ये ओलंपिक जीता अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा ने जीता है। भारत का इंडिविजुअल कैपेसिटी में पहला गोल्ड है। अभिनव बिंद्रा शूटिंग में जीता है, शूटिंग में अगर आपसे पूछ भी ले तो। और अगर आपसे पूछ ले दूसरा गोल्ड किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है। ये किसमें जीता है? इन्होंने भाला फेंक में जीता है, भाला फेंक में जीता है, जेवलिन थ्रो में जीता है, जेवलिन थ्रो में जीता है।
कौन से ओलंपिक में? 2021 में जो हुआ है, होना था 2020 में, लेकिन कोविड के चलते कोविड आ गया था, तो ये 2021 में हुआ है। कहां हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर हुआ था। और टोक्यो से अगर आपसे पूछ ले भाई साहब, टोक्यो है ना होन्शु द्वीप पे स्थित है, जो जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पे स्थित है, और जापान को सूर्योदय का देश भी कहा गया है। तो आज तक भारत के 2 ही गोल्ड आए हैं, एक अभिनव बिंद्रा और एक आपके नीरज चोपड़ा। किस में लेके आए हैं? जेवलिन थ्रो में। और जेवलिन थ्रो में और भी मैं बातें बताऊं, जेवलिन थ्रो में पैरा ओलंपिक में हमारे मेडल आए हैं। पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड लेके आए हैं। कौन? आपके देवेंद्र झांझरिया लेके आए हैं, देवेंद्र झांझरिया लेके आए हैं 2 गोल्ड। ठीक है, अभी नाम सुना होगा आपने नीरज चोपड़ा का तो, लेकिन पैरा ओलंपिक भाई साहब इतने जबरदस्त खेल है ना, आप ये लगा लो वे खिलाड़ी जो भले ही फिजिकली डिसेबल्ड हो लेकिन मेंटली डिसेबल्ड नहीं है। समझ में आई है कहानी? देखो अपंगता है ना सिर्फ शारीरिक नहीं होती, अपंगता मानसिक भी होती है। और जो मानसिक अपंगता है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है शारीरिक अपंगता से। और बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जो आपके मेंटली डिसेबल्ड हैं। समझ में आई है ना कहानी? यानी कि बहुत अच्छा शरीर है उनका, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, रोजाना का 1.5 GB नेट खर्च कर रहे हैं, इंस्टा चलाने में, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने में, रील बनाने में, रील देखने में, रियल में कुछ है नहीं। समझ में आई है कहानी? ये रोजाना का जो 1.5 से 2-3 GB डेटा जितना भी है ना, ये आज के दिन हमारे युवाओं को बेरोजगार होने का महसूस ही नहीं होने दे रहा है कि आप बेरोजगार भी हो, उन्हें टाइम पास होता रहता है उनका। समझ में आई है कहानी? तो ये जो खिलाड़ी है ना इनकी तो अलग ही प्रतिभा होती है। ये तो सोसाइटी को मैसेज देते हैं कि अपंगता सिर्फ शारीरिक नहीं होती, अपंगता मानसिक भी होती है, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं, उन्हें कुछ करना तो होता नहीं है ना। तो इसीलिए आपसे कहता हूं, अगर भगवान को आपने बहुत अच्छा शरीर दिया है, बहुत अच्छा दिमाग दिया है, तो आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज विद इन यू। आप पैरा ओलंपिक वाले खिलाड़ियों से सीखो, यानी कि कितनी इनके अंदर प्रतिभा है। आप शीतल से सीखो, जो आर्चरी में जो है लड़की शीतल तीरंदाज, कितना जबरदस्त खेलती हैं। आर्मलेस आर्चर उनको बोला गया है, हाथ नहीं है उनका एक भी, पैरों से ही तीर चलाती हैं। और कितनी जबरदस्त प्रतिभा की बहुमुखी है, कितनी धनी है वो प्रतिभा की, तो उनसे सीखो। तो इसीलिए आपसे कहता हूं, ऑफलाइन क्लास में भी कहता हूं, खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, आज है ना तारीख जो है वो क्या तारीख है? आज 1/7/2024 है, 1/7/2024 है। यानी कि इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं कि हैप्पी न्यू हाफ ईयर, हैप्पी न्यू हाफ ईयर। ठीक है, यानी कि आज आधा नया साल है, यानी कि 2024 के 6 महीने बीत चुके हैं, 2024 के 6 महीने बीत चुके हैं। और जिसे ये लगता था कि मैं 2024 में बहुत कुछ कर दूंगा, एग्जाम क्रैक कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो वो सोचे, अगर उसने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं सोचा है कि पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके लिए अभी भी फिर से 6 महीने शेष हैं, फिर से 6 महीने शेष हैं। आज तो क्या है? 1 तारीख है और पहला दिन है सप्ताह का, नया महीना है जुलाई का, नया सप्ताह है और नई यूनिट शुरू हो रही है आदि 2024 की। 180 दिन बीत चुके हैं, 180 दिन आपके बच्चे हैं। अगर मैं आपको बातें बताऊं तो ये समय है ना पानी की तरह बहता जा रहा है, पानी की तरह बहता जा रहा है। आप किश्ती की तरह हो, तो अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाओ, ऐसा ना हो आपकी किश्ती कहीं डगमगा जाए, बजाय कि उसमें बहुत अच्छा सा बैलेंस बना के चलो और जल्दी से किनारा ढूंढ लो, ताकि आप स्टेबल हो जाओ, आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आ जाए, एक स्टैंड आपको मिल जाए। क्लियर है ना कहानी? मेरी बातें समझ में आ रही है या नहीं? आज बस ऐसे ही मेरा बातें करने का मन था आपसे, आज बिल्कुल भी मन नहीं था कि आपको आगे पढ़ाया जाए, क्योंकि हर रोज भी नहीं पढ़ना होता है। समझ में आई है ना कहानी? इस पढ़ाई को हल्के में लेके जितना पढ़ोगे उतनी आपके पास आएगी, जितना इसका बर्डन मान के पढ़ोगे उतनी आपसे दूर जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाओ आपका। मेरा मानना तो ये है कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो रूटीन में। उस पढ़ाई में ना आपकी प्योरिटी होनी चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें मिलावट नहीं हो, इंस्टाग्राम की थोड़ी सी भी मिलावट नहीं हो उसमें, व्हाट्सएप की मिलावट नहीं होनी चाहिए उसमें, फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया की या किसी अन्य काम की। ऐसा नहीं आप पढ़ भी रहे हो, फोन भी यूज कर रहे हो। आप 8 से 9 घंटे या 8 से 10 घंटे प्योर पढ़ाई कर लो,
100% सिलेक्शन होगा। ये बहुत सारी बातें जो मैंने आज बताई हैं ये आपको पढ़ा रखी है, मैंने पहले पढ़ा रखे हैं। तो आप जाओ इस पे प्लेलिस्ट पे जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाओ और बिल्कुल पहली क्लास से लिखो। आप एक एक क्लास को इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई है मैंने, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल 0 to हीरो लेवल बातें की हैं। हर एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन फंसेंगे। ये बातें पता सिर्फ उसी बच्चे को है जो मॉक टेस्ट लगाता है। जो ऐसे ही पढ़ रहा है सिर्फ उसे नहीं पता होगा कि यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आप मॉक टेस्ट लगाओ, आप देखो कितना कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। और साथ के साथ मैंने आपको पढ़ाया वहां पे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब समझ लो क्या है। स्टैटिक जीके का मतलब है एवरग्रीन जीके। एवरग्रीन जीके यानी कि जो हर एग्जाम में आएगी, चाहे आपका ग्रुप डी है, चाहे आपका पीसीएस है, यूपीएससी है, कोई भी एग्जाम है आपका, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के भी टॉपिक। तो स्टैटिक जीके भी पढ़ाई है मैंने, स्टैटिक जीके की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है, हर रोजाना की वीडियो हर रोजाना लिखा करो और 8 से 10 घंटे पढ़ाई किया करो, खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो। क्योंकि जब आप कहीं सफल हो जाते हो तो बहुत सारा आपका जीवन बदल जाता है। आपका ही नहीं, आपसे जुड़े हर एक व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। भाई आपका जीवन सिर्फ आप तक तो सीमित नहीं है ना। हाँ, आपसे ही बातें कर रहा हूं, सुन रहा है ना तू? अरे सुन रहा है या नहीं? आपसे ही बातें कर रहा हूं। आपका जीवन सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, आपसे आपके माँ बाप का जीवन जुड़ा है, आपके छोटे बड़े भाई बहनों का जीवन जुड़ा है, जीवन आपका परिवार के हर एक मेंबर से जुड़ा है। और इवन आप परिवार से भी बाहर निकल के आओ, जब आप नौकरी लगते हो ना तो गांव के एक एक बच्चे में प्रेरणा आती है। जैसे ही आप सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हो जाओगे, आप इंस्पेक्टर सिलेक्ट हो जाओगे, गांव के हर उस बच्चे के अंदर मोटिवेशन आएगा जो ऐसे ही घर पे रह रहा है और ठीक ठाक है, वो शारीरिक भी ठीक है, वो मानसिक भी ठीक है। अगर कोई लड़की इंस्पेक्टर लगती है, सब इंस्पेक्टर लगती है, तो हर उस लड़की के पास मोटिवेशन आएगा, उसे प्रेरणा मिलेगी जो ऐसे ही घरों में रह रही हैं, जो कम पढ़ाई के कारण उन्हें घर पे रखा जाता। कई बार हो नहीं जाता कि कम पढ़ाते हैं भाई, शादी कर देते हैं, ऐसी कहानी आप देखते होंगे अपनी सोसाइटी के अंदर। तो जब आप नौकरी लगोगे ना, सिर्फ आपका सिलेक्शन नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों का जीवन उससे बदलेगा और फिर उनका भी सिलेक्शन आएगा। तो चलिए मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। और जल्दी से मेरे को कमेंट करके ये बताना है लास्ट में कि ऐसी रिवीजन क्लास आपको चाहिए है या नहीं चाहिए, कितने दिन में ऐसी रिवीजन क्लास आपकी लेकर आई जाए। मैं सोच रहा हूं हर संडे को लेकर आई जाए, या आप ये बताओ कि सर वीक में 2 आनी चाहिए या 3 आनी चाहिए। आप इस पर जरूर अपने सजेशन देंगे मेरे को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर चलते हैं। तो चलिए आज की बातें यहीं तक, मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।